मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज फिर पुनः संडे यानी रविवार छुट्टी के पश्चात उपस्थित हो गया हूँ। आज फिर हम लोग रीतिकाल जिस पर की क्लासेस लगातार चल रही है उसके अगले पॉइंट पर बातचीत होगी, यानी उसके अगले टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि रीतिकाल को 3 पार्ट में रखा गया, यानी कि कवियों ने 3 प्रकार से रचनाएं की। पहली रचना रीति मुक्त काव्य, दूसरी रचना रीतिबद्ध काव्य और तीसरी रचना रीति सिद्ध काव्य। इन तीनों के अंतर्गत हम लोग रीति मुक्त काव्य पर बातचीत कर चुके हैं और फिर रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ और रीतिकाल की विशेष बातें या रीतिकाल किसे कहते हैं, नामकरण वगैरह वगैरह पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। अब आज जो प्रयास करेंगे वो हम लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे और वो होगा रीतिबद्ध। रीतिबद्ध जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि रीतिबद्ध का मतलब होता है रीति यानी परंपरा और उन परंपराओं का बंधन जिससे वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, अर्थात बातें वही होंगी जो उस परंपरा में बंध कर आई। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल में परंपराओं में बंधा हुआ क्या था, तो श्रृंगार। क्या बंधा था, तो देवी और देवताओं को भी ईश्वर न मानकर, देवी और देवता न मानकर उसे नायक नायिका का रूप देना। और इसमें एक श्रृंगारिक वर्णन, जिस वर्णन में नक्शिक वर्णन सीधे पाँव से लेकर और सिर तक नक्शिक वर्णन करना, उसमें आप देखेंगे शारीरिक विशेषताएं बताना, जैसे कटी की विशेषता, नितंबों की विशेषता, तो आप देखेंगे स्तनों की विशेषता, गाल तथा पूरे शरीर की विशेषता। आँखों पर बड़ी बातचीत हुई है, रीतिसिद्ध पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज रीतिबद्ध पर हम लोग को बात करनी है। इन विशेषताओं के साथ रीतिबद्ध की परंपरा रीतिकाल में मौजूद थी, जिसमें बड़े बड़े रचनाकार जैसे कि मतीराम देव, आप कह सकते हैं कि इसमें कई ऐसे चिंतामणि, ऐसे बड़े बड़े रचनाकार, पद्माकर जिनका विशेष नाम जरूर लेना मैं उचित समझूंगा, ये सारे मौजूद हैं। ये ऐसे रचनाकार हैं जो रीतिबद्ध को सुशोभित करने का काम किया, रीतिबद्ध को सजाने का काम किया। रीतिबद्ध की रचनाओं में आप देखेंगे कि हमारी चीज़ें, जो कविताओं का जो ट्रेडिशन है, जो उसकी परंपरा है, वो बंधी हुई रहेगी। और वो बंधन, जैसा कि हम लोग बातचीत कर चुके हैं, कि वो श्रृंगार पर आधारित होगी, वो शारीरिक रचनाओं पर आधारित होगी, वो दरबार के कवियों पर यानी मनोरंजन युक्त कविताएं होंगी। उसमें विशेष कविताओं के मामले में विशेषता नहीं देखी जाती, सिवाय इसके कि बहुत रोचक और बहुत मनोरंजक हो। मित्रों, मैं रीतिबद्ध की कविताओं में अगर देखूं या आप सब तक रखूं, तो आप देख सकते हैं कि रीतिबद्ध में शारीरिक वर्णन करते हुए लोग परंपरा, नीति और नैतिकता को भूल जाते हैं और भूलकर सीधे सीधे शरीर के ऐसे वर्णन पे आते हैं जहाँ बहुत ही रोचक मनोरंजन, जो कि राजा को सुरापान करते हुए कहा जाता है ना कि शराब सुरा का बहुत महत्व है, तो उसी के अंतर्गत ये भी रखा गया। आप पद्माकर जैसे रचनाकार को देखेंगे जो कहते हैं गलगली गलैचा है और मधुपान मधुमास्त है। ऐसी रचनाएं, तो एक तरफ कहा जाता है कि नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी, यानी कृष्ण यहाँ जरूर आना, गोपियाँ कह रही हैं, लेकिन कैसे आना, कैसे कह रही हैं, तो नैन नचाई कही मुस्काई, नैन को नचाकर और मुस्कुराकर, और तब कहती हैं कि लला फिर अयो खेलन होरी। दर्शन के लिए लालायित नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गोपियाँ कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं, बल्कि यहाँ गोपियाँ दर्शन करने के लिए नहीं, अपितु उनके साथ होली, अटखेलियाँ, क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर कृष्ण की भूमिका है। उस कृष्ण की लालसा है जो क्रीड़ा कर सके, होली में उनके साथ कुछ अटखेलियाँ कर सके। ऐसे कृष्ण की आराधना तो नहीं कहेंगे, लेकिन कविता हो रही है। पद्माकर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े रचनाकार ऐसी रचनाओं में
अपनी विशेषता प्रकट करते हुए नजर आते हैं। रीतिकाल में आप देखेंगे कि रीतिबद्ध की विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें मनोरंजन और दरबारी कवियों की महानता रही है। इसमें ऐसे कवि आए हैं जिन्होंने मनोरंजन युक्त कविताओं को रखने का प्रयास किया है, और तभी आप देखते हैं कि नायक नायिका में समानता दिखती है। मैं बात करूंगा एक दिन की क्लासेस में कि रीतिकाल केवल ऐसा नहीं है कि बैक लिस्टेड, यानी कह सकते हैं कि वो ब्लैक युग है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रीतिकाल की अपनी एक विशेष विशेषता है जिस पर हम सब बात करेंगे लास्ट में। अभी ये रीतिबद्ध हो जाए, कल की क्लास रीति सिद्ध पे होगी, और इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि रीति काल आखिर विशेष काल क्यों हो गया सामाजिक स्तर पे। इस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि नेगेटिविटी जिसको कहते हैं नकारात्मकता तो इसमें बहुत है, लेकिन पॉजिटिव भी इसमें बहुत कुछ है, यानी सकारात्मकता भी बहुत कुछ है जिस पर बातचीत की जाएगी। रीतिबद्ध पर विशेष बातचीत आज इतना ही। ये रीति और बद्ध माने बांधा हुआ, परंपराओं से बंधा हुआ, और जो परंपराएं थी कैसी आदिकाल में भी थी, दरबारी कवि की, श्रृंगार की, मनोरंजन युक्त की, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थीं। और इसीलिए रीतिकाल को कहीं न कहीं इसी रीतिबद्ध कवियों की वजह से कह सकते हैं कि इसको विशेष रूप से कहा गया कि यह काल श्रृंगारिक काल है। मुझे लगता है कि रीतिबद्ध ने ही आलोचकों को, विद्वानों को, हिंदी के साहित्य के इतिहासकारों को निश्चित रूप से यह कहने पे मजबूर किया कि यह काल श्रृंगार काल है, यह काल अलंकारों का काल है, यह काल कलाओं का काल है। ऐसी विशेषताओं के साथ रीतिबद्ध की कविताएं बहुत विशेष हैं, और ऐसे में देव जैसे कवि इसके प्रवर्तक ही नहीं माने महान कवि माने जाते हैं। पद्माकर हैं, चिंतामणि हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल के पहले कवि के रूप में रखा है। केशव का स्थान डिबेट का विषय बनता है, यानी विवाद का विषय बन जाता है कि क्या केशव भक्ति काल के कवि हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति के पुट तो हैं, लेकिन जब श्रृंगारिक काम करते हैं तो वो मंदोदरी के बेल जैसे स्तनों का वर्णन करते हैं, इससे वो भक्ति काल से बाहर निकल जाते हैं। और तब कहा जा सकता है कि केशव भी रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में, केशव भी रीतिकाल के परंपराओं के रूप में आते हैं। इसीलिए केशव को भी रीतिकाल के कवियों में ही रखा जाना चाहिए। ऐसे आलोचकों के अलग अलग मत हैं। विशेष बातचीत अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।